नमल बाय निम्रा अहमद। बाब नंबर 4, इंसान दोस्त। अगर तुम हौसला मजतमा रख सको जब इर्द गिर्द सब हौसला खो रहे हों और तुमको मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हों, अगर तुम खुद पर भरोसा कर सको जब सब तुम पर शक कर रहे हों, मगर उनको शक की इजाज़त भी दो, अगर तुम इंतज़ार कर सको और इंतज़ार से थको नहीं, या तुमसे झूठ बोला जाए मगर तुम न बोलो, या तुमसे नफ़रत की जाए मगर तुम नफ़रत को रास्ता न दो, और फिर भी न तुम बहुत अच्छे लगो न बहुत अक्लमंद, अगर तुम ख्वाब देख सको और ख्वाबों को अपना आका ना बनाओ, अगर तुम सोच सको मगर सोचों को अपना मकसद ना बनाओ, अगर तुम फतह और तबाही दोनों से मिल सको और इन दोनों धोखेबाजों से एक जैसा सलूक कर सको, अगर तुम अपने बारे बोले गए सच सुनने की हिम्मत कर सको, जैसे नानों को बहकाने के लिए तोड़ मोड़ कर पेश किया जाए, या जिन चीज़ों को तुमने अपनी ज़िंदगी दे डाली उनको टूटा हुआ देख सको और फिर झुककर उनके घिसे पिटे औजारों से दोबारा तामीर कर सको, अगर तुम हजूम से बात करो और अपने अंदर की अच्छाई भी बरकरार रखो, या बादशाहों के साथ चलो और अपना आम होने का एहसास भी न खो सको, अगर न दुश्मन न दोस्त तुमको दुख दे सकें, अगर तुम बेरहम मिनट को भी भर सको 7 सेकंड जितने फासले की दौड़ से, तब हाँ तब तुम्हारी होगी ये ज़मीन और जो इसमें है, और सबसे बढ़कर तब तुम बनोगे एक इंसान मेरे बच्चे। कपलिंग की नज़म। अगर तुम नाहक टुकड़े टुकड़े चुन के दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई क्या आस लगाए बैठे हो, घर आकर सादी ने सबसे पहले हुनैन के कमरे में झांका, फिर याद आया वो इस वक्त ट्यूशन एकेडमी गई होती है। वो अपने कमरे में आकर पैकिंग करता रहा। जब मगरिब के करीब लाउंज से बातें और टीवी की आवाज़ें बुलंद हुईं तो बाहर आया। हुनैन बैग सोफे पर रख कर यानी फेंक कर किचन में घुस गई। वो चौखट पे जा खड़ा हुआ। एक बुरी खबर है, मुस्कुराहट दबाए बात का आगाज़ किया। वो फ्रिज से खाना निकालने में मसरूफ़ ही रही। मैंने आज नौशरमा के घर तुम्हारी गेम के हाई स्कोर की फहरस्त देखी। माजरत के साथ आपको मुतल्ला किया जाता है कि आप अब पहले नंबर पर नहीं हैं। डिनर ख़राब मत करो भाई, मुझे पता है मैं ही टॉप पर हूँ। वो खफगी से उसे देखकर प्लेट लिए लाउंज में आई, कंप्यूटर चेयर खींची, बटन दबाया, साथ ही लुकमा तोड़ा। आखिरी दफ़ा कब चेक किया था तुमने? वो भी साथ खड़ा हुआ। परसों। आपको पता है मैं 2 दिन टेस्ट की तैयारी में रही, इसीलिए खोल नहीं सकी, तो आप बना रहे हैं मुझे बेवकूफ़। एक हाथ से खाते दूसरे हाथ से माउस चलाते वो ईमेल खोल रही थी। फिर लबों पर मुस्कुराहट आई, उंगली से ऐनक पीछे की। कारदार साहब की ईमेल आई है, सादी ने आगे होकर पढ़ा। हुनैन ने उनको 4-5 रोज़ कबल मूवीज़ की एक फहरिस्त भेजी थी जो उनको देखनी चाहिए थी, जिसके बारे में उन्होंने थैंक्स लिखकर भेजा था। साथ ही एक स्माइल भी थी। हुनैन मुस्कुराकर अपनी गेम वाली साइट खोलने लगी। फिर सबसे पहले फहरिस्त सामने लाई, अपना नाम ढूंढा। मुस्कुराहट गायब हुई। वो प्लेट रखकर आगे हुई। वो दूसरे नंबर पे थी, पहले पे कोई और था। ये कौन है और इसने कब? वो हैरान और ज़रा गुस्से में इसकी प्रोफाइल खोलकर देखने लगी। मुअन्नस और ताल्लुक़ अमेरिका से, इसके अलावा कुछ नहीं। आंट्स आवर आफ्टर, उसका क्या मतलब हुआ? बमुश्किल मुस्कुराहट रोके सादी ने शाने उचका दिए। हुनैन अब निचला लब दबाए बेचैनी से इधर उधर सफ़े खोल रही थी। वो बहुत महफूज हो रहा था। बहनों को तंग करने से ज़्यादा लुत्फ़ भी होता है भला किसी चीज़ में।
اس نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا اور ایک دم سے ٹاپ پر کیسے آ گئی؟ سعدی اسے تنگ کر چکا تھا، سو مسکرا کر کچن میں امی کے پاس چلا گیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی لب کاٹ رہی تھی، پھر کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اس کو پیغام بھیجا۔ کھانا وانا سب بھول گیا۔ ہائے، ہیلو۔ اگلے ہی منٹ جواب آیا۔ حنین کی بورڈ پر انگلیاں رکھے اسکرین کو دیکھتی ٹائپ کر رہی تھی۔ آپ نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا؟ ذرا توقف سے جواب چمکا۔ نارملی ہم بات کا آغاز حال چال پوچھنے سے کرتے ہیں۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ اب بتاؤ تم نے وہ راؤنڈ کیسے پار کیا؟ محنت کی، بار بار کوشش اور ہو گیا۔ تو تم حنین ہو، پاکستان سے؟ اور ہاں، اور تم کون ہو امریکہ سے؟ وہ ابھی بھی متعصب انداز میں خفگی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں پہلے مسکراتا ہوا نشان ابھرا اور پھر پیغام، میں الیشا ورجینیا سے اور میرے آباء و اجداد فرانسیسی ہیں۔ فرینچ امریکن۔ حنین نے مشکوک نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ اوکے، میں کیمرہ آن کرتی ہوں۔ مجھے ہائی اسکورر سے بات کرنا اچھا لگے گا جس کا ریکارڈ میں نے توڑا ہے۔ اور اس نے کیمرہ چیٹ آن بھی کر دی۔ حنین کے لیے اتنی جلدی یہ غیر متوقع تھا، پھر بھی اس نے کانوں پر ہیڈ فون چڑھا لیے۔ اپنا کیمرہ مگر آن نہیں کیا، ورنہ امی نے کچن سے ہی جوتا پھینکنا تھا۔ کانوں میں خوبصورت سی آواز گونجی، کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اسکرین پر چوکھٹا بنا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ الیشا کی پشت دیوار پر شیشہ تھا جو کمپیوٹر ٹیبل کا عکس دکھاتا تھا۔ وہ واقعی امریکی لڑکی تھی، 17-18 سال کی۔ بال سیاہ تھے، شولڈر کٹ، بہت گوری، بڑی بڑی آنکھیں کسی ہلکے رنگ کی اور بہت پیاری سی مسکراہٹ۔ اسکرین پہ اس نے ہاتھ ہلایا، وہ بھی اتنا مسکرا کر کہ حنین کے ناراض اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ذرا پرجوش سی ہو کر آگے ہوئی، بات کرنے لگی۔ تو تم فرینچ امریکن ہو؟ ہاں، مگر میں خود کو امریکن کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ پھر ہنسی، اسے ہنسنے کی عادت تھی۔ لیکن تم اپنے نام سے کیوں نہیں آتی؟ اور تمہارے اس نک نیم کا کیا مطلب ہوا؟ اوہ وہ، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے جھک کر دراز سے کچھ نکالا۔ وہ تو ایک عبارت ہے جو میری کی چین پر لکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی سیاہ پتھر والی کی چین لہرائی اور وہیں میز پر رکھ دی۔ مجھے خود بھی اس کا مفہوم پتہ نہیں۔ اچھا، وہ جیلی والا راؤنڈ؟ حنین کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ایک دو ٹپس بتا سکتی ہوں میں۔ الیشا دائیں ہتھیلی پر تھوڑی گرائے آگے ہو کر بیٹھی، بولنے لگی۔ حنین بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب سعدی وہاں سے گزر کر کمرے میں جانے لگا، اسکرین دیکھ کر رستے میں رکا۔ اشارے سے پوچھا، کون ہے؟ حنین نے مائک پر ہاتھ رکھ کر بتایا، میری نئی دوست، اور فوراً دوبارہ متوجہ ہوئی۔ وہ ابرو اچکا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو سعدی چونکا اور ادھر ادھر نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ 7 سال گزر چکے تھے اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ تکان سے سر جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور وہ ابھی تک ہاشم کی کال کے بعد سے گرم تھا۔ جی میں آپ کو بھیجتا ہوں، آفس میں سے کسی کی کال تھی، وہ سر ہلا کر کہتا لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے غلط کمانڈ کر کے اپنا ڈیٹا کرپٹ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہاشم کی فائلز وہ کیسے لے گا؟ اف! اس نے فون رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ذہن خالی سا ہو گیا۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوقت دشنا، چھوٹی سی اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ بینکوٹ ہال میں اندھیری شام اس پل خوب روشن تھی۔ موسیقی، قہقہے، رنگ، اسٹیج پہ دلہا اور دلہن کے ساتھ رش لگا ہوا تھا۔ تصویریں اتوائی جا رہی تھیں، گروپ فوٹو، ہیپیز اینڈ فیری ٹیلز۔ دوسری جانب کھانا کھل چکا تھا۔ بوفے اسٹینڈ کی طرف جانے والوں میں حنین اور سیم بھی تھے۔ حنین ہلکی گلابی لمبی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی اور سیم کا کرتا شلوار تھا۔ وہ قد میں حنا کے کان تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ چلتا وہ ذرا آگے نکلنے لگا تو بہن نے
कोहनी से पकड़कर करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में घूरा। मोटे आलू, 1 मिनट, शादी में खाने के 3 असूल याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो मुड़ा और उसकी तरफ देखते हुए उंगलियों पर गिनवाने लगा। पहला असूल, वो चीज़ नहीं खानी जो सिर्फ मैदा भरती है, जैसे चावल, रोटी और सलाद। दूसरा, जो आमतौर पे खाते रहते हैं, जैसे मुर्गी और बीफ, इन पर ज़्यादा कीमती गोश्त को तरजीह देनी है, जैसे मटन और पाउनीज। तीसरा और आखिरी असूल, ये सब अपना आखिरी खाना समझकर खाना है। दुरुस्त। उसने रोब से सर को खम दिया और फिर दोनों साथ साथ आगे आए, प्लेटें उठाईं, तनकीदी निगाह से दूर तक बूफे का जायजा लिया। फिर बारबेक्यू को देखकर हुनैन की आंखें चमकीं। दोनों पुरएतमाद चाल चलते उस तरफ आए। जुमर वहीं खड़ी थी, नफासत से प्लेट में जरा सा खाना डालती। आज भी स्याह रंग पहना था, घुंघरियाले बाल भी वैसे ही आधे बंधे थे। हुनैन उसे नजरअंदाज करके अपनी प्लेट भरने लगी। जुमर ने सर उठाया तो वो साथ खड़ी थी। वो लोग इकट्ठे ही आए थे और तब से दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। जुमर जरा मुड़ी और मेज पर रखे मायोनीज के भरे प्यालों में से एक उठाकर हुनैन की तरफ बढ़ाया। हुनैन ने यूं जाहिर किया जैसे देखा ही न हो। खाना डालकर उस मेज की तरफ आई, एक और प्याला उठाया और दूसरी तरफ मुड़ गई। जुमर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, प्याला हाथ में रह गया। फुप्पो, ये मैं ले लूं? सीम ने जल्दी से उसको शर्मिंदगी से बचाया। हुनैन ने सुन लिया था, मगर संजीदगी से प्लेट में ग्रेवी डालती रही। चम्मच रखा तो एक मेहंदी वाले हाथ ने उसे उठाया। बेइख्तियार उसने निगाहें उठाईं। वो किरण थी, कामदार लिबास, जेवर, मेकअप, फिर जरा भरी भरी सी हंसती मुस्कुराती। साथ में उसकी कोई कजन भी थी। वो उससे बातें करते हुए खाना डाल रही थी। हुनैन की निगाह मजीद पीछे गई। करीब ही एक मेज पर उसकी सास थी, नौकरानी थी, 2 जुड़वा बच्चे थे, जिनको हर कोई रुक रुक कर झुक झुक कर प्यार कर रहा था। हुनैन ने बेइख्तियार मुड़कर जुमर को देखा। वो देख चुकी थी और अब संजीदगी से रुख मोड़ गई थी। कितना तकलीफ देह होता है किसी के पास वो होना जो आपसे छीना गया हो। हुनैन पीछे मुड़कर फुप्पो के हाथ से मायूस का प्याला थाम ले, मगर वो अब सीम के पास था। अब देर हो चुकी थी। हम्माद, उसने नाम की पुकार पड़ती सुनी तो इधर उधर देखा। वो अपनी माँ की मेज पर झुक कर किसी से मिल रहा था। गिलासेस लगाए हुए, अच्छी शक्ल का था, मगर इस वक्त वो उसे जहर लग रहा था। जरा दबे दबे गुस्से से वो खाना निकाल कर जुमर के बराबर आ खड़ी हुई। अम्मी और भाई दूर किसी टेबल पर थे, मगर वो तीनों यहीं कहीं थे। ये कर्ली बालों वाली प्रोसिक्यूटर थी ना हमाद भाई की एक्स फैंसी। किरण की कजन ने ऊंची सी सरगोशी की। उन दोनों की तरफ उनकी पुश्त थी, मगर आवाज का रास्ता कोई रोक सकता है भला? किरण ने तिरछी होकर देखा और फिर शाने उचकाकर खाना निकालते हुए बोली, थी नहीं, वो अब भी प्रोसिक्यूटर है, कैरियर वुमेन, यू नो। तो उसकी शादी नहीं हुई? सच? गुर्दे जो खराब हो गए थे, है ना? गुर्दे का क्या है, वो तो मिल गया था। कोई फ्रेंच औरत किसी आवारा भटकती रूह की तरह अचानक से आई और गुर्दा दे गई। सो फिल्मी, है ना? हुनैन का रंग सफ़ेद पड़ा। प्लेट पे जमे हाथों की गिरफ्त सख्त हुई। गुर्दे का बहाना है। जो औरतें कैरियर के पीछे पड़ जाती हैं, उनके घर कहाँ बसते हैं। इसीलिए हमारे दीन में भी घर और ख़ानदान की कितनी अहमियत है। बेनियारी से लट पीछे करते किरण की आवाज़ इतनी धीमी थी कि आसपास के चंद एक लोग तो सुन ही चुके थे। हुनैन ने कन अखियों से जुमर को देखा। वो कांटे में मछली का टुकड़ा फंसाती संजीदा स्पाट नजर आ रही थी। क्या कह सकते हैं, दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है यार, इंसान को खुद समझ होती है सारी। अब किसने कहा है कि औरतें कत्ल के केसेस में पड़ें? इसीलिए हमारे दीन में वो यहाँ सबका अपना अल्लाह और अपना दीन था। हेलो किरण। किसी ने किरण को मुखातिब किया तो उसकी मुसलसल चलती जबान रुक गई। जुमर अब किसी दूसरे स्टैंड की तरफ जा रही थी। वो आवाज़ पर लम्हा भर को रुकी, फिर चलती गई। और हुनैन की तो सारी दुनिया ही इस आवाज़ पर रुक गई थी। वो जो ज़रा तिरछी हुई थी, पीछे मुड़ गई, और मुड़ी तो किरण भी बहुत खुशगवार हैरत से थी।
अरे हाशिम आप! वो एक हाथ में कांटा और एक में प्लेट लिए मुस्कुराता हुआ खड़ा था। बिना टाई के शर्ट, ऊपर ग्रे कोट। मुस्कुराते हुए किरण के रस्मी कलामात का जवाब दिया। मुझे खुशी हुई कि आप आए। क्या आपकी मम्मी भी आई हैं? उसने हाशिम के अक़ब में दूर मजमे में तलाशना चाहा। वो उनकी कंपनी के एक ओहदेदार की बेटी थी और वो लोग इसके बॉस थे। चंद लम्हे पहले की रौनक तमकीनत सब गायब। खुश अखलाक़ी ऊद कर आई। कैसी हो तुम? और ये तुम्हारी आंखों के नीचे इतने हल्के क्यों पड़ गए हैं? वो मुस्कुराकर कह रहा था, मगर लहजा इतना ठंडा था कि किरण के हाथ ने बेइख्तियार अपनी आंखों को छुआ। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो किरण, क्योंकि अगर किसी का रिकॉर्ड ख़राब हो, खराबी सेहत की बिना पर किसी औरत को छोड़ देने का, तो मैं सोचता हूँ अगर मौजूदा औरत की कभी टांग बाजू की हड्डी भी टूट गई तो उसका क्या होगा? हेलो हुनैन, वो कहकर हुनैन को मुखातिब करता आगे बढ़ गया। किरण बिल्कुल हक्का बक्का सी खड़ी थी, मगर हुनैन अब उसे देख भी नहीं रही थी। उसके लब मुस्कुराने लगे थे। तने आसाब ढीले पड़ गए। सर के खम से जवाब देती वो वहाँ से ज़रा दूर हटी, ऐसे कि हाशिम भी साथ ही चलता आया। किरण गुम हो गई। जुमर दूर टेबल पर सीम, सादी और नुदरत के साथ जा बैठी थी। हुनैन ने दूर जुमर को देखा। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने जुमर के लिए नहीं किया और तुम्हें ये मालूम है। वो अपने मखसूस अंदाज में शाने ज़रा सा उचका कर प्लेट में चावल डाल रहा था। आप बस इतना सा लेंगे? उसने हाशिम की प्लेट को देखा और फिर अपनी। इसमें भी बहुत सी कैलोरीज हैं, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा वर्कआउट। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, समझा करो। हुनैन हंसकर सर झटकती हुई कबाब उठाने लगी। हाशिम ने कांटे में फंसा टुकड़ा मुंह में रखते मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। मेरे हल्का अबाब में कोई दूसरी हुनैन नहीं है, मैंने झूठ बोला था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। यानी आपने वाकई मुझे नहीं पहचाना था? हाँ, क्योंकि जिस हुनैन को मैं जानता था वो इतनी घबराई हुई परेशान सी नहीं होती थी। तुम्हें क्या हो गया है कुछ अरसे से? वो बिल्कुल ठहर गई। क्या वो वाकई बदल गई थी कि हाशिम तक ने महसूस कर लिया? मैं वैसी ही हूँ और आपसे तो अब तकरीबात में ही मुलाकात होती है। ईफल टावर, आपको क्या पता मैं कैसी हूँ? वो संभल कर मुस्कुरा दी, मगर हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। और तुम चाहती हो मैं इस वजाहत पर यकीन कर लूँ? ओके, कर लिया। हुनैन दरसा सर झुकाकर खाने लगी। दफतन किसी एहसास के तहत उसने चेहरा घुमाकर देखा। बात के साथ नौशरमा खड़ा था और वो उसे ही देख रहा था, बिगड़े तासुर भींची भवों के साथ। वो सीधी हुई। ऐसा कुछ नहीं है, हाशिम ने गोया उसे तसल्ली दी। वो उसका चेहरा पढ़ रहा था। उसने अब्रू उचका दिए। आपका भाई अभी भी मुझे इसी तरह देख रहा है। उस दिन आपके घर भी उसने मुझे देखते हुए भाई और मामू से कुछ कहा था। वो अभी तक मुझसे अदावत रखता है। आई एम सॉरी, मैं उसकी तरफ से माजरत करता हूँ, हाशिम ने नरमी से कहा और फिर शेरू को घूर कर तनबीहन देखा। वो दूसरी जानिब देखने लगा। हुनैन असबात में सर हिलाकर डिश से कबाब निकालने लगी। उसका चेहरा अब ज़रा संजीदा और बुझा बुझा सा था। हाशिम मादरत करके आगे बढ़ गया, फिर एकदम रुककर उसे देखा। कुछ क्लिक हुआ था अचानक। वो ठहर गया। लम्हे भर को सारी दुनिया ठहर गई। फिर इसकी आंखों में हल्की सी तकलीफ उभरी। बमुश्किल वो चेहरे पे मुस्कुराहट लाया, सर असबात में हिलाया। आई एम सॉरी हुनैन, आई एम रियली सॉरी। मैं पहले ये नहीं कह सका, तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, मुझे वाकई बहुत आई एम सॉरी। हुनैन ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, थकान थी। उसके जहन के पर्दे पर एक भूला बिसरा लम्हा उभरा। तब भी उसकी आंखों में ऐसा ही दर्द था। हुनैन ने सर झटका। वो लम्हा भर में शादी की तकरीब में वापस आई, मगर अब हाशिम जा चुका था। वो अपनी मेज तक खाली जहन के आलम में वापस आई। जुमर खाना खा चुकी थी। टिश्यू से लब थपथपाती वो सादी से आहिस्ता से कुछ कह रही थी। हुनैन ने बेध्यानी से सुना।
क्या तुमने वो उसे वापस कर दिया? कर दूंगा, जल्द ही, सादी ने मुख्तसरन कहा। हन्ना चौंकी। भाई ने कब नेकलेस वापस करना है आखिर? फिर उसके जहन की रौ भटक गई। हाशिम की माजरत, 1.5 साल बाद उसने वो शिकवा दूर कर दिया जो हुनैन को उससे था ही नहीं। सैम, कपड़ों पर मत गिराओ। नुसरत की तवज्जो उधर नहीं थी। वो हस्बे मामूल सैम को लताड़ रही थी। वो भी आगे से हुनैन और सादी ही का भाई था। अम्मी, दाग तो अच्छे होते हैं। हुनैन वापस आ चुकी थी, मुकम्मल तौर पर तुनक कर उसे देखा। ये खुद भी हमारे खानदान पर किसी दाग से कम तो नहीं है। तंग मत करो उसे, नुसरत ने दबा दबा सा घूरा। वो फौरन चमक कर बोली, ये शुरू करता है हमेशा। ताली दोनों हाथों से बजती है, मगर एक ही थप्पड़ से पड़ता है और घर जाकर पड़ता है। इस धमकी पर वो बुड़बुड़ाकर सर झुकाए खाना खाने लगी। सादी उठकर गया तो नुसरत ने जुमर के करीब होकर कहा, ये जो नीले कपड़ों वाली जा रही है ना, ये हुमैरा की बेटी रानिया है। इंजीनियरिंग मुकम्मल की है इसी साल। मुझे ये शादी के लिए पसंद है। जुमर ने चौंक कर उसे देखा और काफी दिलचस्पी से, ये तो बहुत प्यारी है। फिर कब मांग रही हैं आप रिश्ता? उसके चेहरे पर जो किरण की बातों से डिस्टर्ब सा तासुर छाया था वो जाहिर होकर मुसरत में बदलने लगा। हुनैन ने एक उचटी निगाह उस दराज कद लड़की पर डाली जो लंबे फ्राक में इधर उधर घूम रही थी और चौंके इसके लिए ये खबर नई नहीं थी, इसलिए सर झटक कर खाने लगी। अभी बड़े अब्बा से मशवरा करना है, फिर ही कोई बात शुरू होगी। ये कहते हुए भी, बल्कि सोचते हुए भी नुसरत का चेहरा चमकने लगा था। ओ अम्मी, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? सीम ने अपने तई बहुत बड़ों वाला सवाल पूछा था और नुसरत का हाथ बस जूते तक जाते जाते रह गया। क्यों इनकार करेंगे वो हमारे शादी को? कोई वजह बनती है क्या? जुमर ने मुस्कुराहट दबाए उससे पूछा। वो जवाबन मुस्कुरा कर रह गया, मगर हुनैन का चम्मच लबों तक ले जाता हाथ रुका। सर उठाया, संजीदगी से जुमर को देखा और फिर देखती रही, यहाँ तक कि जुमर ने भी उसको देखा। नुसरत स्वीट डिश लेने उठ गई। तब हुनैन बोली, बगैर वजह के भी इनकार हो जाते हैं फुप्पो। किसी अच्छे भले आदमी को भी अपने जाम में जंगली जाहिल गुस्सावर कहकर रद्द कर दिया जाता है। जुमर की आंखों में अचंभा उभरा। सॉरी, उसकी समझ में नहीं आया। मैं तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रही थी। क्यों, क्या आपने यही कहकर फारस मामू के रिश्ते को इनकार नहीं किया था? और सर झुकाकर दरमियान में रोका चम्मच मुंह में डाला, फिर रुख फेर कर स्वीट डिश लेने के लिए उठ गई। और जुमर, वो जहाँ थी वहीं रह गई, साकित, जामिद, सांस तक बंद हो गया। फिर जैसे अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरते आखिरी जीने के बाद ये समझ कर के पाँव उतारा जाए कि अभी एक जीना और बाकी है, वो लम्हे भर को पाँव का हवा में मुअल्लक होकर ज़मीन को लगना, वो लम्हे भर का शौक, वो दिल की बेतरतीब धड़कन, वो वक्त की रफ्तार को थमा देती है। बिल्कुल खामोश रुका हुआ वक्त। मौजूदा दिन से 5 साल कबल कुछ जख्म सदियों बाद भी ताज़ा रहते हैं फराज। कुछ जख्म सदियों बाद भी ताज़ा रहते हैं फराज। वक्त के पास भी हर मर्ज की दवा नहीं होती। हुनैन के कमरे में फुल पंखा चल रहा था। कारपेट पर जानमात बिछाए जुमर तशद्दुद में बैठी थी, नजरें हाथों पर मरकूज, चेहरे के गिर्द दुपट्टा, लब हिलते हुए। फिर उसने दाएं और बाएं सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए, तब भी निगाह अलमारी से कुछ निकालती हुनैन पर पड़ी। जुमर मुस्कुराई और वो जो किसी बात पर झुंझुलाई खड़ी थी फीका सा मुस्कुरा दी और फिर से चीजें उलट पलट करने लगी। जुमर हाथों में देखती जेरे लब दुआ मांगती रही, फिर चेहरे पर हाथ फेर कर उठी तो हुनैन पलंग के किनारे बैठी उसे देख रही थी। उसका चेहरा बुझा बुझा सा, दिमाग कहीं और अटका हुआ लग रहा था। कोई परेशानी थी शायद, मगर कौन पूछे और कौन बताए। उनका रिश्ता इतना पुरतकल्लुफ था कि 2 साल से शादी की गैर मौजूदगी ने भी इनको करीब नहीं किया था। बस मुस्कुराहट से मुस्कुराहट तक का रिश्ता। क्या मैं इसे यहीं रहने दूं हन्ना? उसने जायनमाज उठाने से कबल पूछा। हुनैन ने अस्पात में गर्दन हिलाई,
अभी अम्मी 2-4 सलावातें मजीद सुनाएंगी, तब वो वजू करने जाएगी। जुमर को मालूम था। हन्ना चेहरा हथेलियों पर गिराए बैठी रही। फुप्पो, आप तो सारी नमाजें पढ़ती हैं, है ना? मैं आपसे एक बात पूछूं? वो उलझन भरे लहजे में उस तरह उसे देखने लगी जैसे रियाजी, साइंस या माशरती अलूम के सवाल डिस्कस करने हमेशा उसके पास आती हो। इससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं डिस्कस करती थी। पूछो, वो नरमी से कहती वापस जा नमाज पर बैठ गई। क्या आपको अल्लाह मियाँ से मोहब्बत है? हाँ है। जुमर के लिए जवाब आसान था। कैसे? मेरा मतलब है, आप इस मोहब्बत की तारीफ कैसे करेंगी? जुमर चल हमें पुरसोच निगाहों से उसका कम उम्र चेहरा तकती रही, फिर ज़रा से शाने उचकाए। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस मोहब्बत को डिफाइन कर सकती हूँ। ओके, मेरी एक क्रिश्चियन दोस्त ने पूछा था, इसीलिए मैं पूछ रही थी। वो सर हिलाकर बैठ गई। जुमर ने गर्दन मोड़कर उसे बाथरूम जाते देखा। माथे पर कटे बाल और बाकी बाल हेयर बैंड में जकड़े कंधों से नीचे गिरते थे। चेहरे पर फैली उलझन अब भी वहीं थी। कोई मसला था, मगर खैर उसने घड़ी देखी। अब उसे घर जाना था, वरना अम्मी खफा होंगी। जब हुनैन नमाज पढ़कर आई तो जुमर जा चुकी थी। चूंकि हन्ना सामने नहीं थी, इसलिए वो आज कुछ नहीं भूली, न हन्ना को याद रहा। वो बस बेजारी से कंप्यूटर के सामने आ बैठी और उसे ऑन किया। डेस्कटॉप की घड़ी उसने अलीशा की रियासत के मुकामी वक्त के मुताबिक सेट कर रखी थी। वहाँ सुबह हो चुकी थी और अलीशा ऑनलाइन थी। चौखटे में अलीशा साफ नजर आ रही थी। वो 2 साल पहले की निस्बत अब जरा बड़ी लगती थी, यही कोई 20 बरस की। दूसरे चौखटे में हुनैन थी, उदास और खफा खफा थी। उसके घर वालों को अलीशा की इतनी आदत हो चुकी थी कि सारा वक्त भी हुनैन का कैमरा ऑन रहता तो किसी को कोई मसला नहीं होता था। तुम उदास लग रही हो, अलीशा इसका चेहरा देखते ही बूझ गई। हुनैन ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई, मगर आंखों में वही उदासी छाई रही। मैं फोन पर तुम्हारे सवाल का जवाब पोस्ट करने लगी थी, साथ ही वो कीज दबाई जा रही थी। अलीशा ने चेक किया, फिर इसकी आंखें अचंभे से सिकुड़ी। हुनैन, मुझे लगता है तुमने गलत जवाब लिख दिया है। मेरा सवाल था, क्या आपको खुदा से मोहब्बत है? तुमने जवाब में पता नहीं क्या लिख दिया है। ये सच है, मुझे वाकई पता नहीं है। मगर अलीशा चुप हो गई। हुनैन अब मुट्ठी पे थोड़ी गिराए उसे देख रही थी। मगर तुम और मैं, हम ज्यादातर दीन की बातें करते हैं, एक दूसरे को अपने अपने दीन के बारे में बताते हैं। और तुम भी मेरी तरह किताब बहुत पढ़ती हो। फिर बहुत नहीं, मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ही पढ़ पाती हूँ। जब भाई था तब हम रोज़ पढ़ते थे, मगर अब मुझे वक्त नहीं मिलता। हन्ना ने शाने उचकाए। देखो अलीशा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो नॉवेल्स और ड्रामे जिनमें हीरो या हीरोइन बहुत गुनाहगार होते हैं। किसी बड़े वाक़े के बाद वो बिल्कुल मजहबी होकर अल्लाह की मोहब्बत में सब गुनाह छोड़ देते हैं। मैं ऐसी कहानियों की बहुत कदर करती हूँ, मगर मैं खुद को उनसे रिलेट नहीं कर सकी कभी। मुझे इसका मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ, एहतराम भी करती हूँ, दुआ भी मांगती हूँ, उसे माबूद तस्लीम करती हूँ। मैं अम्मी और अपने भाइयों, अब्बू और मुड़ के देखा, जुमर जा चुकी थी कब की, और कुछ दूसरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैं कह सकती हूँ। जरा तौक़ुफ़ के बाद वो चेहरा हथेली से हटाकर पीछे टेक लगाते हुए साफ गोई से कहने लगी, तुम्हारी सारी तकरीर एक तरफ, अभी तुम किसी बात पर परेशान हो? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी मसला है इसको हल करने की कोशिश करो। हाँ, एक स्कूल का मसला है, वो खुद ही हल हो जाएगा। वो तल्ख हुई। अलीशा ने लब खींचकर नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसकी सुरमई आंखों में फिक्रमंदी थी। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं, और इसके 2 तरीक़े होते हैं, या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या ज़्यादा हिम्मत वाले को तलाश करो। और फिर वो आदतन हंसी, ये उसका अंदाज था। ज़्यादा हिम्मत वाला? हुनैन ने मुड़कर दरवाजे को देखा, फिर नफ़ी में सर झटक कर सीधी हुई। क्या तुमने प्रिजन ब्रेकर का ये सीज़न ख़त्म कर लिया? साथ ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। हुनैन ने बेजारी से दूर पड़े फ़ोन को बजते देखा। अम्मी और सीम जुमर के जाते ही सोने चले गए थे।
सो उसे ही उठना पड़ा। नहीं, अभी छठी किस्त पे हूँ यार, इस बार मज़ा नहीं आ रहा। वैसे मुझे माइकल से ज़्यादा लिंकन पसंद है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस वक्त मेरी एक रिश्तेदार आंटी का फ़ोन होता है अमूमन, और वो लंबी बातें करती हैं। वो अलविदाई कलमात कहती साइन ऑफ करने लगी, फिर भागकर मुसलसल बजता फ़ोन उठाया। CLI पे नंबर अनजाना था, मगर फिर भी कहीं देख रखा था। हेलो जी, हुनैन बात कर रही हूँ। ओह जी श्योर, अभी नहीं, मगर शाम में मामू आएंगे हमारी तरफ तो मैं इनके साथ आ जाऊंगी। श्योर औरंगजेब अंकल। मुस्कुराकर उसने फ़ोन रखा। चेहरे पे आई सारी कल्फत बेजारी ज़ायल हो गई। वो अम्मी को बताने भागी। औरंगजेब साहब को काम था, उन्होंने उसे बुलाया था। वाह, अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही। कातिल से रस्म राह सिवा कर चुके हैं हम। लीड्स में सुरमई सुबह अपने अंदर नमी समोए उतर रही थी। सारा के किचन की खिड़की से बादलों से ढका आसमान साफ नजर आता था। वो चूल्हे से साफ पैन उतार कर गर्म दूध कप में उंडेल रही थी। पीछे कुर्सी पे ज़किया बेगम बैठी फल काट कर सादी के सामने रखती जा रही थी। वो कब से आया था, खामोश बैठा था। कितने दिनों के बाद आए हो, इतना नहीं होता चक्कर लगा लो। वो भी मेरे वारिस को शिकायत करने पे कि नुदरत आपस से कहें शादी की खबर ले तो तुम आए हो। PhD मैं कर रही हूँ या तुम? अपने अजली सादा अंदाज में अब्रू सुकेड़े बोलती हुई वो इधर आई। ट्रे मेज पर रखी, बारी बारी हर मग में चम्मच हिलाया, फिर सबके सामने मग रखे। ज़किया बेगम ने मग उठाते हुए बगौर सादी को देखा। आज सादी ने आते साथ ही बच्चों का नहीं पूछा। वो चौंक कर संभला, जरा सा मुस्कुराया। नहीं तो मैं तो बस। वही तो अम्मी, ये आज बहुत बुझा बुझा लग रहा है। कोई मसला है तो मुझे बताओ। वो अपना कप लेकर सामने बैठती संजीदगी से पूछने लगी, और वो शर्मिंदा हो गया। असल में मेरा मसला नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसका मसला ज़रा पेचीदा होता जा रहा है। ओके, सारा ने तवज्जो से सुनते हुए कप लबों से लगाया। इस लड़के की मम्मी काफ़ी पॉजिटिव है और केयरिंग भी। वो इधर आया भी इसीलिए है कि इसकी मम्मी इसको मेरे साथ रखना चाहती थी, ताकि मैं उसका ख्याल रखूं और उस पर नज़र भी रखूं। वो ड्रग्स पे चला गया था पहले। ओह, तो क्या उसने ड्रग्स छोड़ दी? ज़किया बेगम ने ज़रा फिक्रमंदी से पूछा। सादी के चेहरे पर बेबसी दर आई। यही तो मसला है, मेरे और उसके सब्जेक्ट अलग हैं, डिपार्टमेंट अलग हैं। कभी कभी ही मुलाकात होती है। उसकी मम्मी की हर मेल के जवाब में मैं सब अच्छा है की रिपोर्ट देता था, मगर अभी कुछ देसी लड़कों से मुझे पता चला कि वो फिर से ड्रग्स पर चला गया है। शायद कोई लड़की छोड़ गई है उसे। एक तो उसे भी हर महीने सच्ची मोहब्बत हो जाती है। आखिर में वो जलकर बोला। ज़किया और सारा हंस पड़ी। उस दिन उसने गाड़ी कहीं मार दी, जुर्माना भी हुआ, मतलब चालान। शुक्र है वो उस वक्त ड्रग पर नहीं था, वरना मामला गड़बड़ हो जाता। उसकी मम्मी को नहीं मालूम ये बात। अब मैं क्या करूं? दोस्त की शिकायत लगाऊं या उसके ऐप छुपाऊं? देखो सादी, सारा कप रखकर संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। एक माँ होने की हैसियत से मेरा हक है कि मुझे अपने बच्चे के हर काम की रिपोर्ट मिले। अगर तुम उसके सच्चे दोस्त हो तो उसकी माँ को ज़रूर बताओ, ताकि वो इसकी इस्लाह कर सके। अगर इसकी जगह सीम ये करता तो तुम यही चाहते कि तुम्हारी अम्मी को खबर दी जाए, है ना? ओह, सादी के लब सुकड़े। फिर उसने असबात में सर हिलाया। वो समझ गया था, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसकी माँ को बताओ ताकि जो जूते लगाए वो इसको। ज़किया बेगम की सारी ममता जाग उठी थी। वो मुस्कुरा कर रह गया। थैंक यू आप दोनों का। फिर कप उठाते हुए मौजू बदला। वारिस मामू ठीक हैं? सिर्फ 1 साल ही रह गया है ना आपके प्रोग्राम का? सिर्फ पूरा 1 साल पड़ा है। सारा घूंट भरते हुए उदासी से मुस्कुराई। और फिर हम बिला आखिर एक फैमिली होंगे और फैमिली ही की तरह रहेंगे। बहुत ख्वार करा दिया इन पढ़ाइयों ने। वाकई। ज़किया बेगम भी सारा को देखते हुए मखमूम सी मुस्कुरा दी। सिर्फ 1 साल, एक नहीं पूरा 1 साल रह गया। सादी मुस्कुराकर घूंट भरने लगा।
हम ही ने रोक लिया था पंजाए जुनू, वरना हमें असीर ये कोताह कमंद क्या करते। लाउंज की कदे आदम खिड़की के साथ जवाहरात खड़ी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी सोच थी और हाथ में जकड़े मोबाइल पे शादी की ताज़ा ईमेल खुली थी। मोबाइल इतनी देर से यूं पकड़े रखा था कि स्क्रीन पसीने से नम हो गई थी। मैरी इंजिलो कदम कदम चलती उसके करीब आई, मुअद्दब सा पुकारा, मिसेस कारदार, आपकी तमाम पैकिंग मुकम्मल हो गई है। रात के लिए लीड्स की फ़्लाइट भी बुक करा दी है और मिसेस शहरीन ने कहा है कि वो भी चलेंगी। जवाहरात ने अब्रू से हूँ का इशारा किया तो वो वहाँ से हट गई। तब भी औरंगजेब सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दिए। जवाहरात आहट पर बदस्तूर बाहर देखती रही, यहाँ तक कि वो पीछे एक सोफे पे टांग पर टांग जमा कर बैठ गया। अचानक ही तुमने इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम बना लिया। खैर, मैं शेरू को मिस कर रही हूँ और इस बहाने शहरीन और सोनिया का भी दिल बहल जाएगा। हाशिम के पास तो इतना वक्त होता नहीं। यानी कि तुमने उसे एक मुकम्मल फैमिली ट्रिप की शक्ल दे ली है। वेरी गुड। और मेरे डॉक्यूमेंट्स? वो बहुत ज़ब्त से उसे देखकर बोला। जवाहरात ने मुड़े बिना ज़रा से कांधे उचकाए। क्या मैं 2 दिन से कई दफ़ा बता नहीं चुकी कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, इसलिए वो फिल वक्त रिकवर नहीं हो सकते, ना उनका ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। और चूंकि अब तुम बाहर जा रही हो तो 1 महीने के लिए ये काम मुलतवी हो गया। तब तक तो मेरी समाज की तारीख भी गुजर जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो तुम्हें ही होगा। इस तंदिया लहजे पर भी जवाहरात सुकून से खड़ी बाहर देखती रही। दफातन खावर अंदर आया। सूट में मलबूस तराशीदा मूछों वाला वो 34-35 साल बरस का एक आदमी था। जी सर, आइए खावर साहब, और ज़रा वजाहत कीजिए कि आप जैसा एक्सपर्ट मेरी बीवी का एक लैपटॉप क्यों नहीं ठीक कर सका। खावर ने ज़रा जवाहरात को देखा और फिर औरंगजेब को। 2 नाखुदाओं का होना भी अजाब था। सर, मैंने कोशिश की थी मगर मसला मेरी समझ से बाहर है। अगर आप कहें तो किसी प्रोफेशनल के पास ले जाऊं या ऑफिस से किसी को बुलाकर। जवाहरात तेजी से उसकी तरफ पलटी। मेरे लैपटॉप पे हमारी कंपनी के कई खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं, मालूम है तुम्हें। मैं कैसे उसे किसी दूसरे के हवाले कर सकती हूँ। मेरी बीवी को यही खुशफहमी है कि मैं किसी और को लैपटॉप नहीं दे सकता, जबकि मैं दे सकता हूँ। मैरी, उन्होंने खशमगीन निगाहों डालकर दोनों पर डाली और फिर मैरी को आवाज़ दी। जवाहरात ने मुस्तरब सा होकर खावर को देखा और खावर ने परेशानी से औरंगजेब को। उन दोनों का ख्याल था कि औरंगजेब ये नहीं करेगा, मगर सर, औरंगजेब ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। मैरी सामने आई तो उन्होंने उसे इशारा किया। वो पहले से मुतल्ला कर दी गई थी, सो सर को खम देती बाहर निकल गई। जवाहरात गोया सुलग कर वापस बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर शदीद इज़्तिराब फैला था। ये आदमी नाकाबिले बर्दाश्त था, शदीद नाकाबिले बर्दाश्त। दिलबरी ठहरा ज़ुबान खल्क खुलवाने का नाम, अब नहीं लेते परी रोज़ जुल्फ बिखराने का नाम। इनेक्सी के अंदर छोटा सा लॉन्ग रूम था जिस पर टीवी चल रहा था और सामने बैठी हुनैन चैनल बदल रही थी। उसने माथे वाले बाल छोड़कर बाकी पोनी में बांध रखे थे और ज़रा बेचैन सी लग रही थी। नुदरत और फारस खामोश से बैठे थे। तुमने औरंगजेब अंकल की तरफ नहीं जाना? उन्होंने बुलाया जो था, नुदरत ने पूछा। उनकी नौकरानी ने हमें आते देख लिया था। जब बुलाना होगा खुद ही बुला लेंगे। अच्छा, उठकर हमारे लिए चाय तो बना दो, कोई तो काम किया करो तुम भी। अम्मी, आप सीधे सीधे कह दें कि हुन्ना तुम बाहर चली जाओ, हमें बात करनी है, तो मैं चली ही जाऊंगी। वो रिमोट रखकर बुरा सा मुंह बनाकर उठ गई। फारस खामोशी से देखता रहा। अब कहाँ जा रही हो? नुदरत ने फिर पुकारा। वारिस मामू के पास। वो काल सुनने बाहर गए थे, वहीं रह गए। वो दाखिले दरवाजे से बाहर निकल आई और दरवाज़ा ज़रा सा खुला छोड़ दिया। फिर बाहर इसके साथ खड़े होकर कान लगाकर सुनने लगी। आंखों में शरारत और लबों पर मुस्कुराहट थी। जी, क्या बात करनी थी आपको? फारस की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा है फारस के सलीम भाई ने अपनी बेटी
जरताशा के लिए इन इशारों किनारों में बात की है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं बात शुरू करूं। वो उसके साथ जाकर बैठ गई और बड़ी आस से उसके घुटने पर हाथ रखकर बोली, क्या जरताशा ही है खानदान में वाहिद लड़की? उसने नाक से मक्खी उड़ाई और फिर बेजारी से इधर उधर देखा। अच्छा तुम बताओ, जहां तुम कहोगे मैं रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। हुनैन चेहरा दरवाजे पे झुकाए, लब शरारत से दबाए सुन रही थी। फारस चंद लम्हे नुदरत को देखता रहा। आपकी नंद, उसका भी तो अभी कहीं रिश्ता नहीं हुआ ना? बहुत ही सरसरी अंदाज में कहा। नुदरत चौंकी, फिर आंखों में खुशगवारी उभरी। हाँ उसका भी। फिर रुक गई। आंखों की जोत बुझ गई। फारस ने गौर से उनका तासुरात देखे। मैं उसके काबिल नहीं हूँ या वो मेरे? नहीं, असल में मेरी सास। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। नहीं मानती तो ना माने, एक दफा बात करके देख लीजिएगा बस। उसके तासुरात जरा सख्त हो गए। नुदरत ने जल्दी से बात संभाली। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसका एक और रिश्ता भी आया हुआ है आजकल। मैं फिर इसी हफ्ते जाकर बात करती हूँ। और बाहर दिल पर हाथ रखे खड़ी हुनैन हैरान, खुश, एक्साइटमेंट, गर्ज हर जज्बे से गुजर रही थी। तब ही किसी ने उसको कान से पकड़कर दूसरी तरफ खींचा। वो गड़बड़ा कर घूमी। वारिस सामने खड़ा था। मामू मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, मगर मैंने सोचा कि कंसुइयां लेने में भी हर्ज नहीं है। उसने हुनैन का फिक्रा मुकम्मल किया। वो अभी तक कान रगड़ रही थी। झुंझलाकर उसे देखा। आप किधर रह गए थे? गर्मी में इतनी देर से खड़े हैं। वो गाड़ी हटाकर अपने सामने कर रहा था। उसने फारस की गाड़ी की तरफ इशारा किया। हुनैन का कान रगड़ता हाथ रुका। आंखों में कुछ चमका। उसने वारिस के हाथ से चाबी झपटी और गाड़ी की तरफ भागी। जल्दी से दरवाज़ा खोला, फ्रंट सीट पर बैठी और डैशबोर्ड के खाने को उलट पुलट करने लगी। वारिस जरा सा हैरान इस तरफ आया। क्या कर रही हो? जब मामू हमें पिक करने आए थे तो मुझे देखकर जल्दी से कुछ इसमें डाला था। मिल गया, बल्कि मिल गई। स्याह मखमली डब्बी हाथ में लिए हुनैन ने फातहाना नजरों से उसे देखा और पुरजोश सा होकर डब्बी खोली। ओ गॉड, कट्टू वापस रखो फौरन। ये पारस की पर्सनल चीजें हैं। देखने तो दे मामू। वारिस ने हाथ बढ़ाकर डब्बी लेनी चाहिए, मगर उसने हाथ दूर कर लिया। डब्बी खुल चुकी थी और वो जो टॉप्स या अंगूठी की तवक्को कर रही थी खुद भी ठहर सी गई। स्याह मखमल पर हीरे की नन्ही सी लौंग थी, बिल्कुल मूंग की दाल के दाने जितनी। वापिस रखो इसे। दरवाजे के पास खड़े वारिस ने अब सख्ती से कहा तो उसने डब्बी बंद करके एहतियात से वापस रख दी। फिर खुद भी बाहर निकल आई। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। ये नोज पिन थी ना? फारस ने ली होगी किसी के लिए। अब मत छेड़ना उसे। आहा, मुझे पता है किसके लिए है लिए। ये मेरी फुप्पो की नाक की लौंग है। वह में नागवारी उभरी। बेख्तियार इधर उधर देखा। अकल किधर है तुम्हारी? दोबारा ये बात मत करना। क्यों? मैंने क्या कहा है? मेरी बात गौर से सुनो। वो संजीदगी से इसके सामने खड़ा हो गया। मुझे भी पता है तुम्हारी फुप्पो नाक में लौंग पहनती हैं, और मुझे ये भी पता है कि तुम अंदर से क्या सुनकर आ रही हो। फारस ने पहला मशवरा मुझसे ही किया था। ये बातें हुनैन हमारे ख़ानदानों में पसंद नहीं की जाती। 1.5-2 साल पहले तक वो उसका स्टूडेंट भी रहा है। अगर उसने तब ये बात नहीं की तो इसलिए कि ख़ानदान में कोई ये ना कह सके कि इनका कोई अफेयर रहा है। अब ये वाली बात सख्ती से डिश बोर्ड की तरफ इशारा किया। ये किसी के सामने नहीं दोहराने तुमने, नुदरत आपा के सामने भी नहीं। अच्छा, हुनैन ने मुंह बनाकर गर्दन फेर ली। सारे एडवेंचर का इन एहतियात पसंद मामू ने बेड़ा गर्क कर दिया था। तभी मैरी एंजिलो इस तरफ आती दिखाई दी। हुनैन बेइख्तियार सीधी हुई। कारदार साहब आपको बुला रहे हैं। हुनैन सर हिलाकर जाने लगी तो वारिस कार लॉक करके आगे आया। ठहरो, अकेली मत जाओ, मैं साथ आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर काफी सख्ती सिमट आई थी।